तो आपके सफ़र की कैसे शुरुआत हुई एसबीपी ग्रुप के साथ? इनिशियली तो मुझे पता ही नहीं था रियल एस्टेट के बारे में, एबीसीडी भी नहीं पता थी। आई वाज कम्प्लीटली अ फ्रेशर। वो जो लड़का जो सपने देख रहा था, क्या उसने आज की डेट में वो सपने सच में अचीव कर लिए हैं? बिल्कुल, लकीली मैं एक ऐसी कंपनी में एंटर कर गया। लोग घर खरीदना चाहते हैं पर कंफ्यूज रहते हैं। डिमांड किस तरफ जा रही है? तो आप 2025 इन्वेस्टर के लिए क्या रेकमेंड कर रहे हैं? उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में? वैसे कहते हैं ना जी, बुजुर्गों ने कहा है कि प्रॉपर्टी जब भी लो तभी सस्ती है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहना चाहिए रियल एस्टेट में। अच्छा, फेवरेट सिटी टू इन्वेस्ट? मोहाली। Building stories. Building Stories, an official podcast by SBP Group. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीपी ग्रुप के ऑफिशियल पॉडकास्ट बिल्डिंग स्टोरीज में। और मैं हूं आपकी होस्ट शालू चौहान। दोस्तों, मैं अपने हर एपिसोड में आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप प्लीज़, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ताकि हम आने वाले एपिसोड में उन सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आएं। दोस्तों, आज का एपिसोड भी हमारा बहुत खास है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत खास है कंपनी के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, जो पिछले 15 साल से एसबीपी ग्रुप में काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे एपिसोड में मिस्टर समद बेग, जो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और पिछले 15 सालों से कंपनी के साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समद जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शालू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे जी। मौका दिया आपने कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ। अच्छा समझ जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबकी एक कहानी होती है, हर सफ़र की शुरुआत एक कहानी के साथ होती है। तो अगर हम अपने सफ़र की, ज़िंदगी के सफ़र की बात करें, तो सबसे पहले जो ज़हन में एक सवाल आता है वो है बचपन का। तो मैं आपसे बचपन के बारे में जानना चाहूँगी, आपकी अर्ली लाइफ़ के बारे में। मेरा बचपन और मेरी अर्ली लाइफ वाज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जेई रिटायर्ड हैं, और मैं रेणुका साहिब, आपने सुना होगा जगह, हिमाचल आपने में। कहा मिडिल क्लास, आपके घर में सरकारी नौकरी वाले इंसान है, सरकारी नौकरी वाले मिडिल क्लास क्लास तो नहीं हो सकते। मैम, सरकारी आजकल थोड़ा सा हो गया है, बट इनिशियली मिडिल क्लास ही थे। इट्स अ सो पार्ट ऑफ अब जोक। अब जब से ये सिक्स पे सेवन्थ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की अर्निंग और इनकम्स बढ़ रही हैं। सो वी कैन से कि लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहे हैं। जी जी। सो तो मैं ये बता रहा था कि इनिशियली मैं जब छोटा था, तो मैं रेणुका जगह, एक जगह है, बहुत ही शानदार जगह है। हिमाचल में। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे मेरे फादर साहब सर्विस किया करते थे, तो मैं वहाँ पे रहता था। स्कूलिंग मेरी, मैं बहुत अच्छा स्कूलिंग में बहुत आगे आगे रहता था, मतलब हमेशा आगे रहता था स्कूलिंग में, स्पोर्ट्स में। और देन आफ्टर, मैं वैसे बिलोंग करता हूँ नाहन से। नाहन एक बहुत ही अच्छी जगह है, आपने शायद सुना हो, हिमाचल जी प्रदेश में। जी बिल्कुल। सो आई थिंक आप भी पड़ोसी हो हमारे। हाँ जी हाँ जी, हम आपके बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। जी। सो कॉलेज लाइफ मेरी नाहन में हुई है, और स्कूलिंग नाहन में, और हिमाचल मतलब रेणुका में, इन एरियाज में तो अलग अलग किस जगह तरह पे के रहा। स्टूडेंट थे आप? मैं शरारती स्टूडेंट था, मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, प्लस शरारती भी था। और बहुत शरारतें करता था, मेरी कोई कंप्लेंट्स घर ऐसी में बहुत आती शरारत थी। जो आपको अभी भी याद हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार पड़ी हो, टीचर से या घर वालों से? हाँ, एक बार मेरे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के टाइम पे घर पे कंप्लेंट आ गई थी कि ये आ, 3-4 महीने से स्कूल नहीं आया है। मैं स्कूल जाता था, अटेंडेंस लगा के खेलने ग्राउंड में चला जाता है। सो 3-4 महीने बाद जब एग्ज़ाम की बारी आई, तो घर पे बात पता चली कि ये तो स्कूल जाता ही नहीं है। अच्छा, कितना अच्छा रहता होगा ना हमारे वाले, मतलब सी आई थिंक हम लोग साथ के ही, हमारा बचपन 90s का है। तो बिना सेल फोन के आपका फेवरेट टाइम पास क्या होता था? बिना सेल फोन के फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। और घर पे मैं टीवी वगैरह बहुत देखा करता था, फिल्मों का शौकीन था मैं। तो बाकी हाँ, वो सास भी कभी बहू थी वाले सीरियल्स ने टीवी ज़्यादा देखने नहीं दिया, कि मम्मी का टाइम शुरू हो आह, जाता था ना। जी जी। जी।
तो कभी लगा नहीं कि हाँ यार, मतलब कहीं बाहर नाहन से बाहर निकलने का सोचा था उस टाइम बचपन में? हाँ, मैं बचपन में तो नहीं सोचा, बट हाँ, प्लस टू के बाद मैं बाहर चला गया था। ग्रेजुएशन मेरी नागपुर से हुई है। ओके। और देन आफ्टर आई केम बैक टू नाहन। नाहन से मैंने एमबीए किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नागपुर से किया था, और उसके बाद एमबीए मैंने नाहन से की है। अच्छा, समझ कुछ आपके अर्ली स्ट्रगल्स या पहली नौकरी का एक्सपीरियंस? अर्ली स्ट्रगल, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जॉब के लिए नहीं करना पड़ा, बिकॉज इनिशियली जब मैं मेरी फर्स्ट जॉब हॉस्टल वार्डन की जॉब थी। सो मैं जिस कॉलेज में एमबीए कर रहा था, तो मैं प्रीवियसली मैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर चुका था। सो मुझे मौका मिल गया मेरे ही अपने कॉलेज में एज अ हॉस्टल वार्डन कम डीपी की जॉब मुझे मिल गई। सो इवन वहाँ पे मैंने तकरीबन 9 महीने के 9 मंथ्स के अराउंड जॉब की है। देन आफ्टर मुझे इंटर्नशिप के लिए चंडीगढ़ आना पड़ा। चंडीगढ़ आते ही जिस जगह पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, एसएमसी मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी में, मुझे साथ साथ जॉब दे दी उन्होंने इंटर्नशिप के साथ साथ। सो 8-9 महीने मैंने यहाँ पे वर्किंग करी इनके साथ। देन आफ्टर एक दिन मैं अचानक ही ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके बैठा हुआ था, और उसमें मैं देख रहा था जॉब्स अब कहाँ कहाँ निकली एग्ज़ाम के बाद। जी। एग्ज़ाम से पहले मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। एग्ज़ाम के बाद तो मैंने वहाँ पे जस्ट जब मैं सर्च कर रहा था न्यूज़पेपर में, तो देखा एसबीपी ग्रुप। मैंने उसको राउंड सर्कल कर दिया। कुदरती है कि मैंने एक ही जॉब पे सर्कल लगाया था। मुझे नहीं पता था उससे पहले कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या मुझे जाना है या मुझे करियर इस लाइन में बनाना है। मैं अच्छा, मुझे लगता है उस टाइम रियल एस्टेट इतना ट्रेंड में भी नहीं था। तो कभी सोचा था रियल एस्टेट सेक्टर में जाने का? बिल्कुल, मैंने ये नहीं सोचा था। मैं बता रहा था आपको कि जैसे मैंने वो सर्कल सर्कल लगाया। लगाया, तो मुझे इंटरव्यू के लिए मैंने कॉल किया, और मुझे इंटरव्यू के लिए उन्होंने साथ साथ बुला लिया। तो इस तरह से मैं एसवीपी में इंटरव्यू देने आ गया। तो आपकी ये सफ़र की कैसे शुरुआत हुई एसबीपी ग्रुप के साथ? एसबीपी ग्रुप में जब मैंने एंटर किया, इनिशियली तो मुझे पता ही नहीं था रियल एस्टेट के बारे में, एबीसीडी भी नहीं पता थी। आई वाज कम्प्लीटली अ फ्रेशर। सो मुझे स्क्वायर फीट, स्क्वायर गज, इनके बीच में क्या अंतर है क्या नहीं है, वो चीज़ें भी, स्क्वायर यार्ड वगैरह, ये चीज़ें भी मेरे को बाद में आके पता लगी। बट हाँ, आई वाज अ गुड लर्नर। मैंने बहुत जल्दी, कुछ दिनों में ही, नॉट इवन मंथ्स, मैंने कुछ दिनों में ही सब कुछ ग्रैब कर लिया था। सो उसके बाद मेरा जो सफ़र है आपके सामने है। जी। आप थोड़ा-सा, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक जो, अगर आप पास्ट में देखेंगे, वो जो लड़का जो सपने देख रहा था, क्या उसने आज की डेट में वो सपने सच में अचीव कर लिए हैं? बिल्कुल, लकीली मैं एक ऐसी कंपनी में एंटर कर गया जिसका नाम एसपीपी ग्रुप है, और यहाँ पे जो भी एंटर करता है सपने देख के उनको पूरा करने का दम रखता है, वो 200% अपने सपने अचीव करता है। सो यही मेरे साथ भी हुआ। मैंने जो सपने पहले कॉलेज लाइफ में, स्कूल टाइम में देखे हुए थे कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं, तो उन सभी सपनों को मैं आज साकार कर रहा हूं, मुझे लगता है। और नो नो डाउट, मैंने जो अच्छा, चाहा था वो अचीव किया है। अगर आप एसबीपी ग्रुप ना भी जॉइन करते, किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जॉइन करते, तो भी क्या आपको लगता है कि आपके सपने अचीव होते? मैं अपने रियल सपने एस्टेट सेक्टर में ऐसी क्या खास खूबियां हैं? मैं अपने सपने 200% किसी और ग्रुप में भी अचीव कर लेता, बट शायद इतना फास्ट ना कर पाता जितने, बिकॉज जो एसबीपी ग्रुप की पॉलिसीज़ हैं, एम्प्लॉय फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली है, और एक कंसिस्टेंसी है ना। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट है जो कस्टमर का एसबीपी ग्रुप के ग्रुप में, वो शायद मुझे और जगह इतना इजीली ना मिल पाता, सपोर्ट इतना इजीली ना मिल पाता कंपनी की ओर से जितना मुझे यहाँ मिला है। नो डाउट, अगर मैं किसी और कंपनी को ज्वाइन करता तो शायद मैं इतनी जल्दी अपने ग्रो सपने कर अचीव पाते? ना कर पाता, पूरे ना कर पाता और ग्रो ना कर पाता इतना। समझिए, आज की डेट में रियल एस्टेट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है? लोग घर खरीदना चाहते हैं पर कंफ्यूज रहते हैं। डिमांड किस तरफ जा रही है? आज की डेट में मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हैं, स्पेशली ट्राई सिटी के लिए। ट्राई सिटी में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लाइक मेट्रो। ट्राई सिटी चंडीगढ़ मेट्रो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि रियल एस्टेट सेगमेंट को बूम देता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्मार्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट लेके आ रही है। सो उससे भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को एक बहुत अच्छा बूम मिलता है। एन एच 5 भी अपग्रेड हो रहा है।
वो भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। उस ऐसे कई और एरो सिटी एक्सपेंशन है, एरो सिटी रोड की जो एक्सपेंशन है, जी। ये इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं जो कि मार्केट को ओवरऑल एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव साइड लेके जाते हैं। साथ ही साथ इस साल देखने को ये भी मिलेगा कि प्राइस में स्टेबिलिटी मिलेगी कस्टमर को, बायर को प्राइस की स्टेबिलिटी मिलेगी। लास्ट ईयर प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई लास्ट ईयर, 25%, 30%, 50% के अराउंड प्राइस बढ़े हैं लास्ट ईयर। सो जिसकी वजह से बायर्स कहीं ना कहीं रुक से गए थे। तो लास्ट ईयर नोटिस ये किया गया कि 4% 5% का ड्रॉप आया है रियल एस्टेट सेल्स में, ट्राई सिटी में, जी। जिसने प्राइस को स्टेबल कर दिया है। राइट। तो इस समय प्राइस स्टेबल है, बायर को एक अच्छे प्राइस पे डील मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जिस वजह से बायर भी आज की डेट में स्मार्ट बायर्स हैं, और इस साल नो डाउट रियल एस्टेट मार्केट में बायर के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आप 2025 जो चल रहा है, इसमें आप इन्वेस्टर के लिए क्या रेकमेंड कर रहे हैं? उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, वैसे कहते हैं ना जी, बुजुर्गों ने कहा है कि प्रॉपर्टी जब भी लो तभी सस्ती है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहना चाहिए रियल एस्टेट में। और 2025 मैंने आपको जैसा बताया कि प्राइस स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, जी। प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी। तो रियल एस्टेट मार्केट में इस समय एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना बहुत सही समय है करने का। समझ जी, क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है, वो सबसे पहले लोकेशन देखता है कि हाँ, अगर मैंने घर खरीदना है, ये लोकेशन अच्छी है, मैं यहाँ जा सकता हूँ। तो क्या लोकेशन इम्पोर्टेंट है या बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है? मतलब लोग एरिया देख के घर खरीदते हैं। मैं कहूँगा लोकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्रेडिबिलिटी इज इक्वली इवन मोर इम्पोर्टेंट। कि आप एक बिल्डर से घर खरीद रहे हो और बिल्डर का अगर अता पता नहीं है, कोई खास पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट्स क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट्स विजन, आपका जस्ट आप एरिया देख के घर ले लेते हो कि बड़ा घर है, उसमें काफ़ी फीचर्स मिसिंग हैं, टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट्स मिसिंग हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दैट विल बी ए साउंड और वाइज डिसीजन। आपको हमेशा क्रेडिबिलिटी का, बिल्डर की ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और बजट कितना इम्पोर्टेंट है? बजट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट बजट नो डाउट जब हम अपना प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, कोई भी बायर है वो घर सर्च करता है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग वो देखना चाहता है। हमेशा हमें पसंद अक्सर वो चीज़ आती है जो हमारे बजट से बाहर हो। अक्सर हमें हायर एंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ही रहती है अपने कस्टमर्स के लिए कि अगर 2 4 5 लाख रुपए का फ़र्क है, तो आपको, या थोड़ा बहुत फ़र्क है मतलब मार्जिन्स में, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यू शुड स्ट्रेच योर बजट। अच्छा, अभी क्या चलता है अगर मैंने भी घर खरीदना है, तो मैं ट्राई करूँगी कि हाँ यार, रीसेल में अगर मेरे को अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो एक तो जल्दी मिल जाता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं, रीसेल या न्यू लॉन्च? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन आपको घर जो चाहिए वो इमीडिएट, देखिए अगर मेरी ज़रूरत है कि मुझे आज ही घर लेना है, चाबी मुझे आज लेनी है, मैं वेट कर ही नहीं सकता, देन मेरे लिए रीसेल एक ऑप्शन हो सकती है। बट रीसेल लेते वक्त भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक रेपुटेटेड फर्म से रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहे हो, एक एक बिल्डर की प्रॉपर्टी ले रहे हो, एक साउंड और रेपुटेटेड प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी ले रहे हो। आप ऐसे ही कहीं पे भी घर नहीं परचेज कर रहे हो कि आपकी सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फीचर्स नहीं है, सड़क का पता नहीं है। सो सो यू शुड रोट डाउन समथिंग, कुछ पॉइंट्स आपको बनाने चाहिए, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। वैसे मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप वेट कर सकते हैं, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा, मैं हमेशा कहूंगा कि आपको हमेशा न्यू लॉन्च में जाना चाहिए, एक बट विद अ रेपुटेटेड फर्म, जी। जिसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिसने डिलीवरी बहुत अच्छी दी हुई हो, पास डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा हो, जो कमिटमेंट्स पहले किए हैं वो फुलफिल किए हैं या नहीं किए हैं। इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको ऐसे बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, ट्रस्ट जिस पे, जिस बिल्डर को सुन के आपको लगे कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी किसी नो सीखे नए बिल्डर पे इमीडिएट ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं मैं कहता नहीं करना चाहिए, बट इमीडिएट ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पहले उसको कहते हैं ना कि कुछ पहले चीज़ को जाँचो, ले, हाँ, परखो, जाँचो, परखो, फिर फिर उसके इन्वेस्ट बाद। करो। जी। जी, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान ने इन्वेस्ट करना ही है, तो न्यू लॉन्च पे इन्वेस्ट करें, एज़ कम्पेयर टू रीसेल। हाँ, अगर इन्वेस्ट करना है देन ऑलवेज़ आई वुड प्रेफ़र कि आपको न्यू लॉन्च में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद, इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो बनता ही न्यू लॉन्च में है। वो एक तो कम प्राइस में लॉन्च होती है प्रॉपर्टी,
बनने के बाद उसका प्राइस पीक पे होता है, राइट? जब प्रॉपर्टी बन जाती है, डिलीवर हो जाती है, उसके बाद तो 4-5 साल, 3-4 साल तो वो प्रॉपर्टी कहीं न कहीं स्टेबल से प्राइस के आसपास ही मूव करती रहती है, बहुत स्लो ग्रो करता है प्राइस। और जब बिल्डर एक प्रॉपर्टी नई लॉन्च करता है, तो उसमें प्राइजेज़ जो हैं वो रैपिडली बढ़ते हैं। 2-3 साल एक प्रॉपर्टी को अच्छा, बनने में लग कितना जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ने का? ड्यूरेशन वैसे बिल्डर क्वार्टरली प्राइस रिवाइज करते हैं, जैसे हम भी क्वार्टरली प्राइस रिवाइज करते हैं, तो हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ प्राइस में वेरिएशन आ जाता है। जी। तो ईयरली 25 से 30% प्राइस बढ़ते ही बढ़ते हैं हर साल। और वो किसी भी प्रॉपर्टी का है? किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन क्या है, प्राइस सेगमेंट क्या, प्रॉपर्टी किस तरह की, प्लॉटिंग है, फ्लैट है, कमर्शियल है। अगर हम प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें जो ग्रोथ है डिफरेंट लेवल पे आएगी। हम फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें जो ग्रोथ है वो डिफरेंट तरह से आएगी। कमर्शियल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। अब जी। वी इन्वेस्ट इन कमर्शियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? किस चीज़ में एक बायर को इन्वेस्ट करना चाहिए? कमर्शियल, रेज़िडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल? हाँ, मैंने ना अभी एक सर्वे करवाया अपनी टीम से, और बहुत अच्छा सर्वे था। जी, इवन मैं खुद इस क्वेश्चन का आंसर चाहता था जो आपने अभी आंसर पूछा है, जी, क्वेश्चन पूछा है, सॉरी। सो मेरी टीम ने एक सर्वे किया कि पिछले 15 सालों में ट्राई सिटी में किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूम आया है। सो वी चूज टू थ्री सेगमेंट्स, जिसमें प्लॉटिंग एक सेगमेंट था, फ्लैट्स, रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल। तो प्लॉटिंग सेगमेंट में हमने नोटिस किया सबसे ज़्यादा जो बूम आया है एरो सिटी में आया है। एरो सिटी जंगल से मंगल हो गया। जिस समय एरो सिटी लॉन्च हुआ था तो 12,000 रुपये गज के प्राइस पे इन्होंने एप्लीकेशन से इनवाइट की थी, गवर्नमेंट ने, गमाडा ने। सो 12,000 का प्राइस आज पहुंच चुका है 1,20,000 रुपये, एवरेज प्राइस हो चुका है। सो 10 गुना ग्रोथ आई है प्लॉटिंग में। पिछले 15 साल पिछले में? 15 सालों में 10 गुना ग्रोथ आई है प्लॉटिंग में। जी, सुन के बहुत अच्छा लगता है। देन हम इसी एरिया में 66A में कुछ प्रॉपर्टीज लॉन्च हुई थी 40-50 लाख की रेंज में, 2-3 BHK लॉन्च हुए थे, 3 BHK। आज उनका प्राइस 2.5 करोड़, 3 करोड़ इस रेंज में जा चुका है, राइट? इवन मोर। तो हम कह सकते हैं कि जिन्होंने रेजिडेंशियल फ्लैट्स में 15 साल पहले पेमेंट लगाई थी, उनका पैसा 5 से 6 गुना बढ़ गया है 15 साल में। जी, सो ये सुन के जब दोनों का कंपैरिजन सुनते हैं तो प्लॉटिंग बेटर लगती है, राइट? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स हैं, उन्हें 5 से 6 गुना ग्रोथ आई है। हाईएस्ट ग्रोथ यही आई है अगर हम पिछले 15 सालों में देखें। फैक्ट बेस्ड बात है। देन कम टू दी कमर्शियल। हमने कमर्शियल जब सर्वे देखे, आंकड़े देखे कमर्शियल के, तो वो चौंकाने वाले थे, बिकॉज़ इसी एरिया में जब किसी ने 50 लाख रुपए कमर्शियल पे लगाए थे, आज अगर उसको घर में बहुत ज़्यादा नीड भी है और वो नीड के मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत में भी ना वो जी, जी। प्रॉपर्टी बेचता है, तो 50 लाख वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी आज 12 करोड़ से नीचे नहीं बेचता। तो 25 से 30 गुना, 20 गुना मिनिमम, 25 से 30 गुना ग्रोथ आपको देखने को मिलती है कमर्शियल सेगमेंट में। तो कमर्शियल में ऑलवेज़ मैं प्रेफ़र करूँगा कि अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप थोड़ा-सा फंड्स का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आई आई थिंक आपको हमेशा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी में। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात आपने बताई, समझी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग अक्सर ये बात को अपने दिमाग में रखते हैं कि उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैम, अच्छा, जी, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगा, जी, बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव, बिलीव, यू कैन अचीव। जी, सो आप वैसे भी अगर सर्च करोगे ना, गूगल हम सर्च करते हैं तो ट्राई सिटी में सबसे एक्सपेंसिव अगर प्रॉपर्टी या कमर्शियल हम सर्च करते हैं, तो कमर्शियल 90 करोड़ का भी दिखाता है। मैं नहीं कहता सभी प्रॉपर्टीज इसके आसपास होंगी, बट 25-30 करोड़ का कमर्शियल आम हो चुका है आज की डेट में। वहीं जब हम इसकी बात करते हैं प्लॉटिंग की, तो 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ये प्राइस हमारे माइंड में आता जी, है ना? बहुत ज़्यादा लोग रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉटिंग पे, अपना फ्लैट्स में बहुत ज़्यादा खर्चना भी नहीं चाहते, बट बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग अच्छा खासा पैसा लगा देते हैं, बिल्कुल। राइट? तो 25-30 करोड़ तक कमर्शियल ऑलरेडी पहुंच चुका है ट्राई सिटी में। तो ये 25-30 करोड़ आने वाले 10 एक सालों में उन प्रॉपर्टीज के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत आसान है अचीव करना, जो आज करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की रेंज में है। 25-30 करोड़, 40 करोड़ अगले 10-15 साल में अचीव कर सकते अच्छा, समझिए, आपने बिफोर रेरा वाला टाइम भी देखा है, आफ्टर रेरा वाला टाइम भी देखा है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा है? रेरा आने के बाद क्या बिल्डर को फ़ायदा हुआ है? हैं। रेराज आने के बाद एक तो ना कस्टमर ट्रस्ट बढ़ गया जी।
जहाँ हम बात करते हैं हमारा प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, आधे तो कस्टमर्स की इंक्वायरीज खत्म हो जाती हैं। तो बिल्डर को एक बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है कि कस्टमर का ट्रस्ट इंक्रीज़ हुआ है रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर्स पे, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में। और खुले दिल से कस्टमर इन्वेस्ट करता है, सेफ एंड सिक्योर फील करता है। जी, कस्टमर को एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एनहांस हुई है, इंक्रीज़ हुई है। जी। जी। और रेंट वर्सेस ईएमआई की बात मैं अगर करूँ? रेंट वर्सेस ईएमआई, आई वुड ऑलवेज प्रेफर ईएमआई, बिकॉज रेंट भी बढ़ता है, ईएमआई आज थोड़ी ज़्यादा लग सकती है हमें इनिशियली, बट ईएमआई वहीं रह जाती है जहाँ पे हमने शुरू करी होती है। रेंट हर साल बढ़ता है। अगर हम 25 से 30 साल रेंट पे करते हैं और 25 से 30 साल ईएमआई पे करते हैं, वैसे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत से लोग 30 साल का लोन लेते हैं और 15 साल में क्लोज कर देते हैं। 70% लोग, 80% लोग अपना लोन 10 साल 15 साल में ही क्लोज कर देते हैं, जी, बिकॉज बिल्कुल। हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होती रहती है, ग्रेजुअली हर साल इंक्रीज होती चली जाती है। जी, 15 साल बाद हमारी इनकम कहीं से कहीं होगी, राइट? तो आज आप पीछे 15 साल पीछे चले जाइए, अपनी इनकम देख लीजिए और आज की इनकम देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो वही चीज़ है कि 15 साल बाद हम अपना ईएमआई उतार भी चुके होते हैं, मोस्टली लोग उसको ख़त्म कर चुके होते हैं, लोन ख़त्म कर चुके होते हैं। बट रेंट ख़त्म नहीं होता। अगर आपने रेंट एक बार रेंट पे चले गए और आपने सोचा ही नहीं अपना घर बनाने का, तो रेंट हमेशा रेंट ज़िंदगी चलता भर रहता है। देते रेंट रहते ज़िंदगी हैं भर देना, और वो और अपना नहीं है, वो बिल्कुल भी अपना ओनर नहीं। का है। जी। वो रेंट लैंडलॉर्ड का है, राइट? वो उसको चला गया सारा, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर को लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। तो आपके हिसाब से क्या अभी भी ये हाई रिटर्न वाला एसेट है? बिल्कुल शालू, मेरे हिसाब से आज भी क्या, हमेशा के लिए रियल एस्टेट सेक्टर इज़ अ सेक्टर विच गिव्स यू वेरी गुड रिटर्न, हैंडसम रिटर्न, एंड इट विल गिव द सेम ऑलवेज, बिकॉज एक छोटा सा ना एक नज़रिया है सोच का कि ज़मीन धरती, हमारी धरती माँ जितनी है उतनी ही है, जी, राइट? पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। अब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। बिल्कुल। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जगह जो पाँव रखने के लिए है वो कम होती जा रही है। पहले सिर्फ ज़मीन बिका करती थी, अब आसमान भी बिक रहा है ना? तो ये हमेशा का प्रोसेस है, ये ज़मीन कभी बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। तो इसने, इसकी जो स्केरिसिटी है वो बनी हुई है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब तक कोई नया प्लैनेट हमें नहीं मिलता, तब तक इस सेगमेंट ने बूम करना ही करना है, ग्रो करना ही करना है। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है समझ जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा थैंक यू। समझ जी, एक और जो लोग जानना चाहते हैं, आजकल स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, गोल्ड हो गया। तो इन सब के कंपैरिजन रियल एस्टेट कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, जब हम स्टॉक, रियल एस्टेट की बात, स्टॉक, गोल्ड हो म्यूचुअल गया, फंड म्यूचुअल फंड। की बात करते हैं, उस पे तो लिखा ही आता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं उसे कंसीडर नहीं करता, ये मेरी सोच है। हाँ, अब हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड आप कितना ही घर में जमा करके रख लोगे, राइट? कितना ही आप बैंक में रख लोगे, लॉकर में, है ना? और गोल्ड चोरी करके लेके जाया जा सकता है, कोई ना कोई आपसे चोर के भी जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली, है ना? बट प्रॉपर्टी एक ऐसा सेगमेंट है जो आपसे कोई चोर नहीं सकता। दूसरा, इसके इसके प्राइस में कंटिन्यूस ग्रोथ आनी ही आनी है। जी, सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, और इवन जो भी ये जूलर्स हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं, ब्रोकर्स हैं, सब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। एक से दो, दो से चार प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, सभी करते हैं। उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर्टी है, हाँ, रियल बिल्कुल एस्टेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा समझ जी, एक और सवाल है कि जो बायर होता है, उनको रेंटल इनकम से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? रेंटल इनकम से एक्सपेक्टेशन हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जो मार्केट में ट्रेंड है रेंटल का, वो अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्ट किया है तो 2 3 4% मैक्सिमम साल का। और अगर हमने, मतलब 4% तो बहुत हैंडसम रिटर्न हो गया, 2 3% हम लेके चलते हैं। और अगर हमने प्लॉटिंग में इन्वेस्ट किया है तो 2 2.5% 3% मैक्सिमम, है ना? उसके बाद वो भी तब जब हम उसे बिल्ड कर लेंगे, या फिर वो रेंट प्लॉट ही रेंट पे चला गया किसी काम के लिए, किसी वेयर हाउस के लिए, जी, कुछ इस तरह का प्लॉट है। अब व्हेन इट कम्स टू द कमर्शियल सेगमेंट, कमर्शियल में रेंटल मिनिमम जो रिटर्न है वो 6% मतलब मिनिमम है 6% का। तो 6% की एक्सपेक्टेशन कमर्शियल में मिनिमम रखनी चाहिए। ये 12% तक भी चला जाता है। दैट इज मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो सोच है वो ये है। जी। अच्छा, अभी जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं,
चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, यहाँ पे रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है? टायर 2 टायर 3 सिटीज़ कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो सिटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, सिटी सेंटर चेंज हो रहा है। पहले सिटी सेंटर मोहाली था या चंडीगढ़ था या पंचकुला था, तो अब जो सिटी सेंटर है शिफ्ट हो गया है एरो सिटी, जीरकपुर, खरड़, ये सिटी सेंटर बन गया है। इनके आगे काफ़ी दूर तक शहर एक्सपेंड हो रहे हैं। खरड़ से आगे कुराली तक शहर एक्सपेंड हो रहा है, जीरकपुर से आगे बनूड़ तक, एरो सिटी से आगे बनूड़ तक एक्सपेंड हो रहा है, इधर डेराबस्सी से भी आगे दप्पड़ तक शहर एक्सपेंड हो चुका है। तो दैट इज़ वाई जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, उनमें एक्सपेंशन का स्कोप काफ़ी अच्छा है, इसीलिए वहाँ पे रेट भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ स्कीम्स हैं हैं। जो इस डिमांड को कह सकते हो आपके इंक्रीज़ कर रही हैं। लाइक आपका NH5 अपग्रेड हो रहा है, एरो जी। सिटी एक्सपेंड हो रही है, एरो सिटी रोड जी, की जी। एक्सपेंशन हो रही है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं मेट्रो आ रही है, इवन चंडीगढ़ मेट्रो आ रही है। तो ये इस तरह के कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट में जिसने इन एरियाज़ की टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की डिमांड को इंक्रीज़ किया है। जी। अच्छा समर जी, अगर हम बात करते हैं पैंडेमिक आया था जब, तो लोगों को असली अहमियत पता चली थी घरों की। तो उसमें उस ट्रेंड में क्या बदलाव आया था? पहले पैंडेमिक से पहले और अभी लोग किस नज़रिए से घर खरीदने को देखते हैं? कि क्या सिर्फ़ एक घर चाहिए या उसमें एक्सपेंशन लाइक आपने बताया स्पेस ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा बालकनीज़ चाहिए? आप उस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? पैंडेमिक के बाद नो डाउट घरों की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। लोगों को अपने घर की अहमियत पता लगी है। लोग जी, इमोशनली बेटर कनेक्ट हो गए हैं अपने घरों के साथ। खुद का घर होना चाहिए इस फीलिंग के साथ। कह लीजिए कि मार्केट काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हुई है। लोगों ने देखा कि लोग किराए पे उस समय लोगों को घर नहीं दे रहे थे, रहने नहीं दे रहे। इवन डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा और अच्छा प्रोफेशन हमारे इंडिया में ओवरऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता जी। है डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स को लोग घर मतलब नहीं दे रहे थे रेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है और अपने घर की अहमियत को समझा है। अब बहुत से लोग कोविड के बाद अब अपने घर परचेज कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइड लेके गया है अपने रियल एस्टेट मार्केट को अगर हम देखें। तो जो लोग हैं उनका परचेज़िंग जो ट्रेंड है वो किस तरह से बदला है? परचेजिंग ट्रेंड पिछले कुछ समय में ये देखा गया कि अब लोग नए नए घरों की तरफ, न्यू बिल्डिंग्स की तरफ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे मूव हैं। कर रहे हैं। जी, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स की वजह से अब एक नई कंस्ट्रक्शन टेक्निक चल पड़ी है इस ट्राई सिटी में। मैक्सिमम बिल्डर अब कर रहे हैं। सबसे पहले SVP ग्रुप लेके आया था ट्राई सिटी में और सबसे पहला कंप्लीशन भी हमने किया मेवान कंस्ट्रक्शन के साथ। जी। सो ये लोग टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स को ज़्यादा समझने भी लगे हैं और उसकी तरफ झुकाव भी हो गया लोगों का कि नई प्रॉपर्टी इसीलिए लोग परचेज कर रहे हैं। और देखा भी ये गया है कि जब हम नई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया मार्केट में आया होता है, जी, राइट? जिसके आगे पुराने स्ट्रक्चर जो है आउटडेटेड लगने लगते हैं, जी। है ना? सो इसीलिए लोग हमेशा कोशिश करते हैं आज की डेट में कि वो नई टेक्नोलॉजी, ट्रेंड नए के साथ ट्रेंड्स के फॉलो साथ करें। कोप अप कर पाएँ जी। और इसी तरह की प्रॉपर्टी लें। अच्छा, समझिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक तो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है। तो इसको एसबीपी ग्रुप किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है? स्मार्ट होम, ग्रीन बिल्डिंग्स, आप कह सकते हो कि हमने अब जितने भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, SVP ग्रुप के जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं स्मार्ट होम्स हैं। नए प्रोजेक्ट्स सभी स्मार्ट बिल्डिंग्स बना रहे हैं। जैसे कि एंट्रेंस हो गई, वो स्मार्ट है, स्मार्ट लॉक के साथ है ना? इलेक्ट्रिक चार्जर दे रहे हैं। इस तरह के काफ़ी न्यू टेक्निकल एनहांसमेंट्स कंपनी ने किए हैं। साथ ही साथ ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट भी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट्स में। हम ग्रीन बेल्ट काफ़ी अच्छी डेवलप कर रहे हैं अपने सभी प्रोजेक्ट्स में। ग्रीनरी काफ़ी इन चीज़ों पे ध्यान दिया कि ग्रीनरी काफ़ी हो हमारे प्रोजेक्ट्स में। अच्छे खासे ग्रीन एरियाज़ हम अपने हर प्रोजेक्ट में देते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, घूमने फिरने के लिए, किड्स कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, किड्स एक्टिविटीज़ के लिए, हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स में आपको स्पेस मिलता है। और सभी एडवांस फीचर जो आप सोच सकते जी, हो ना, जितने भी फीचर्स आपके माइंड में आते हैं कि एक अच्छी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे स्मार्ट
प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, वो हर तरह के एडवांसमेंट्स आपको हमारे प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे। समझ जी, आपने मुझे बताया कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आप मैं जानना चाहूँगी हमारे जो लिसनर्स हैं, आप उन्हें भी बताएँ कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं या ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते वक़्त? बहुत अच्छा क्वेश्चन है शालू जी। और मेरा ये मानना है, जब भी हम कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें, सबसे फर्स्ट थिंग तो हमें बिल्डर कौन सा है, क्या वो एक ट्रस्टवर्दी बिल्डर है जिसके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी हम सब देख रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पास्ट कैसा है, डिलीवरी रिकॉर्ड कैसा है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। और मेन थिंग कमर्शियल में हमें ये देखना चाहिए, कमर्शियल बन तो बहुत गए हैं मार्केट में, बट चल नहीं रहे हैं। हर एक कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं है। तो बिल्डर ने ऐसा क्या किया है कि वो आप इंश्योर हो सको, एक कस्टमर इंश्योर हो सके कि कल को आने वाले समय में उसका जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो चलेगा ही चलेगा। देन आफ्टर देखने वाली चीज़ है कि वो किस एरिया में है, क्या वो एक हाईली डेंस और पॉपुलेटेड एरिया है या नहीं है। बिकॉज़ कस्टमर को तो कमर्शियल को तो कस्टमर ने ही चलाना जी। है ना? सो मेनली हमें यही देखना पड़ता है कि सराउंडिंग में बायर रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। जैसे कि अब मैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार अपने एरो सिटी एरिया को देखता हूँ कि एरो सिटी में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बहुत की हुई है लोगों ने, ठीक है? बट आज की डेट में वो रिज़ल्ट नहीं आया है, जैसा कि लोग चाहते थे। उसके पीछे क्या कारण है? एरो सिटी ब्लॉक, जितना एरो सिटी कोई 7-8 किलोमीटर का एरिया है, एरो सिटी में जो पॉपुलेशन है मेजर एरिया में, रोड के 300 मीटर के एरिया तक ही है, उसके बाद पीछे खाली खेत है। जी। तो ज़्यादातर कोठियाँ हैं, ज़्यादातर प्लॉटिंग है। अभी सारे प्लॉट बने भी नहीं हैं, और बनते बनते अगले 8-10 साल लग जाएंगे सभी को कंप्लीटली बनते बनते। काफ़ी हद तक बन भी गए हैं, नो डाउट। बट स्टिल अगर हम कमर्शियल से कंपेयर करें तो हर एक दुकान के पीछे एक या दो मकान है। इज दैट सफिशिएंट? एक ब्रांड को वहां पे ग्रो करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्या वो सफिशिएंट है? वो सफिशिएंट नहीं है। एरो सिटी का 10 किलोमीटर का एरिया में उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी वीआईपी रोड पे जी। 2.5 किलोमीटर के रेडियस में है। जी। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि इन्वेस्टमेंट एक अच्छे चलते एरिया में, चलते बाजार में करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करो वहाँ चलता बाजार हो जहाँ। सो दैट इज़ वाई आई वुड प्रेफर यू कि अगर किसी को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है, स्पेशली इन ट्राई सिटी, इस समय वीआईपी रोड जीरकपुर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, समझ जी, रियल एस्टेट में एक मिथ है कि लोग मतलब लोग मानते हैं कि यहाँ पैसा डूबता है, स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाले होते हैं वहाँ पे। तो आप ऐसे में बायर को कैसे भरोसा दिलाते हैं? इसमें आप, हम जो अपने कस्टमर को, वैसे हमें ना ट्रूली कहूँ, एसवीपी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को अपने कस्टमर को इस बात पे भरोसा दिलाना पड़ता ही नहीं। बहुत रेयर ही होता है कि कोई कंसर्न हो किसी कस्टमर का कि प्रोजेक्ट डूब जाते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये वो। सो बिकॉज एसवीपी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी ही अपने आप में एक इन क्वेश्चंस का आंसर पहले ही दे देती है। बिकॉज बायर जब आता है उसको पता होता है कि एसवीपी ग्रुप ने अभी तक मार्केट में 28 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, तकरीबन 14,000 कीज हैंड ओवर कर दी हैं, है ना? तो जो एक लेगेसी है हमारी 17 सालों जी। की, वो हमें बहुत हेल्प करती है। हमें किसी को विश्वास दिलाना ही नहीं पड़ता। सो इस तरह से हम बड़े आसानी से ओवरकम कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो समझ जी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो गई हैं। तो थोड़ा-सा फ़न की तरफ जाएँगे। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूँगी जिनके आपको फटाफट जवाब देने हैं। 1 लाइनर, 2 लाइनर, ठीक है? मैं पहले आपसे पूछूँगी, घर लेते वक़्त सी व्यू या माउंटेन व्यू? माउंटेन व्यू। आपको पसंद है माउंटेन? माउंटेन व्यू पसंद भी है और थोड़ा सेफ भी है। माउंटेन सेफ है। माउंटेन व्यू थोड़ा सेफ है। हाई टाइड वगैरह समंदर के आसपास आते हैं, मुझे पानी से डर लगता है। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से माउंटेन व्यू सेफ है माउंटेन व्यू सेफ है। क्योंकि आप खुद नाहन से बिलॉन्ग हाँ, करते हैं, मैं नाहन से हिमाचल। बिलोंग करता हूँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। ना माउंटेन व्यू घर है मेरा, बहुत अच्छा व्यू है मेरे घर से, सामने माउंटेन्स नज़र आते हैं। तो बरसात जब हो जाती है, पहाड़ियाँ साफ होती हैं, दूर तक व्यू आता है, उसका नज़ारा मज़ा ही कुछ और है। मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ, विजुअलाइज़ कर रही हूँ हाँ। क्योंकि हम्म। खुद मैं हिमाचल से हूँ तो बरसात में बादल आपको पहाड़ों से उठते हुए नजर आते हैं। जी। सो दीज आर द थिंग्स अच्छी हैं, नो डाउट सी व्यू भी अच्छा है, बट मुझे थोड़ा पानी से डर लगता है, इसलिए मैं माउंटेन व्यू प्रेफर करूंगा।
जी। जी। अच्छा, अगर आप रियल एस्टेट में ना होते तो आप क्या होते? मैं अगर रियल एस्टेट में नहीं होता तो मैं शायद एक टीचर होता। ओके। हाँ, मैं पीछे जो मैंने हैव यू बताया आपको, ट्राइड एवर फॉर टीचिंग प्रोफेशन? मैंने एक इंटरव्यू दिया था, हुआ नहीं था। एक्चुअली मैं आई वाज़ प्लानिंग टू कंप्लीट पीएचडी इन माय मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी करने की प्लान कर रहा था मैं। सो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया, तो बस जब डॉक्टर नहीं लगा नाम के आगे तो मैंने वो प्रोफेशन अपनाया नहीं, अदरवाइज मैं ज़रूर उस प्रोफेशन में जाता। जितना मैंने आपसे बात करा है तो मुझे लगता है आप बहुत शरीफ टीचर होते। बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं। अच्छा, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी? प्राइवेट नौकरी आई वुड ऐसा प्रेफर। क्यों? प्राइवेट में ग्रोथ अच्छी है जी। सरकारी जॉब जो हैं मुझे लगता है कि उनकी पे स्केल तभी बढ़ता है जब गवर्नमेंट अप्रूव करती अप्रूव है। करती है। 2 नंबर से पैसे कमाना हमें आता नहीं है, ईमानदारी से काम करना जानते हैं, तो ईमानदारी से आप प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ग्रो कर ग्रो सकते कर हैं, सकते हो, इजी टू ज़्यादा ग्रो, पैसा कमा सकते खुद को एक्सप्लोर हो। कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट सिटी टू इन्वेस्ट? फेवरेट सिटी टू इन्वेस्ट चंडीगढ़, मोहाली, ओके, ये दो होगी है, कोई एक पूछ दी। मोहाली। अच्छा, कभी ऐसा कोई बायर मिला आपको जिसने आपको बोला हो, अरे भैया बालकनी से पूरा शहर नजर आना चाहिए? इस तरह के बायर्स तो नहीं आए, बट हमने बहुत से बायर्स को ये कह के प्रॉपर्टी ज़रूर बेची है कि सर इस फ्लोर से आपको पूरा शहर नज़र आएगा। और वो एक्चुअल में दिखता हाँ, है? दिखता है, बिल्कुल दिखता है जी। जी। अच्छा, रियल एस्टेट को अगर 3 शब्दों में डिफाइन करना हो? बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या बात है। अच्छा, अगर आपका सपनों का घर मॉडर्न विला या ट्रेडिशनल हाउस? ट्रेडिशनल हाउस। अच्छा, पुराना घर या फिर शहर में घर? गाँव का घर या शहर का घर? नीड तो शहर का घर है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट अपनी करता रहूँ तो मैं शहर में ज़्यादा करूँगा। हाँ, मुझे पर्सनली पुराना अपना घर, गाँव का घर ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच समद, आपके साथ ये छोटा-सा गेम खेल के बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने जितने भी हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, उनसे सबसे सवाल करते हैं। एसबीपी ग्रुप से आप बहुत टाइम से जुड़े हैं, 15 साल से जुड़े हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपके बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो बहुत स्पेशल होंगे एसबीपी ग्रुप में। पर फिर भी कोई ऐसा खास मोमेंट जो आपको याद हो, जो आप भूलने ना हो? मुझे एक वक़्त हमेशा याद आता है जब मुझे मेरा फर्स्ट इंसेंटिव चेक मिला था। सो आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इतना इंसेंटिव आएगा, और मेरी सोच भी नहीं थी उससे पहले ना इंसेंटिव से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में मैं सोचता भी नहीं था उस समय, उससे पहले। हमें सिर्फ़ अपना जॉब का आइडिया था कि हम जॉब कर रहे हैं और जॉब पे सैलरी आती है, दैट्स इट। तो जब मुझे मेरा फर्स्ट इंसेंटिव मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे आज भी वो वक़्त याद है। अच्छा, आपका ये जो आप काम करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में है, तो ये एक इमोशन है या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी? ये इमोशंस कह सकते हो आप, बिकॉज़ अब दिनचर्या ये बन गई है। मैंने जब जॉब करनी शुरू यही करी थी, तो मतलब जॉब करना स्टार्ट किया था, तो मैं रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स में आ गया था। और सेल्स में मौका ये मिलता है बार बार नए नए लोगों से रोज़ मिलने का, खुद इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। रोज़ हम अपनी बात किसी को रखते हैं, दूसरे की सुनते हैं, उसकी समझते हैं, फिर उसको अपनी समझाते हैं, है ना? एक कन्विंस करना दूसरों को, एक इसमें ना वो कहते हैं ना, वो किक मिलती है। सो ये मज़ा आता है इसमें। लगता है बहुत बड़े फैन हैं आप सलमान खान के। नहीं, फैन शाहरुख का हूँ। अच्छा। जी, थैंक यू सो मच समद। आपके साथ जो ये हमारा पॉडकास्ट था, ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बताई। आई एम श्योर जो लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू। समझ जी, लास्ट में कुछ ऐसी एडवाइस या कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, जो आप हमारे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, ऑडियंस है, उनको बताना चाहते हो? लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आज नहीं तो कल, शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे के ही जाएगी, लेके कुछ नहीं जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगा, प्रॉपर्टी जब भी लो तभी सस्ती। जी,
थैंक थैंक यू यू। सो मच समर जी, अपना इतना ज़्यादा कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताने के लिए हमें। थैंक यू सो मच शालू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सबका भी, आप इतने पेशेंटली हमारे पॉडकास्ट को सुनते हैं, देखते हैं। और मैं एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ आपको कुछ भी रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच।